हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो कल रात को डीसी फैंडम नाम का एक ऐसा क्लिक बेटी फ्रॉड इवेंट हुआ जिसमें हमें बोला तो गया था कि दुनिया जमाने की चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन 4 घंटे बिठा के मुट्ठी भर टीजर दिखाए गए। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें एक ट्रेलर देखने को मिला और इस पूरे ट्रेलर ने 4 घंटे वसूल करवा के रख दिए। और क्योंकि सुबह के 4 बज रहे हैं और हमें बहुत सारी बातें करनी है, तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज मैं करने वाला हूं द बैटमैन के ट्रेलर का ब्रेकडाउन। तो बिना अपनी छाती पे गोली खाए चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरे ट्रेलर की जो सबसे स्ट्राइकिंग चीज है वो है इस पूरे ट्रेलर और इस पूरी मूवी का कलर पैलेट। हम सबको मालूम है कि अगर बैटमैन मूवी बन रही है तो उसकी थीम और उसकी टोन जो है वो डार्क साइड पे होगी ही होगी, नहीं तो उसका मजा ही नहीं आएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ अभी तक हमने जितनी भी बैटमैन मूवीज देखी हैं वो सब की सब एक सॉर्ट ऑफ कूल पैलेट पे सेट होती है, मतलब उसमें ब्लू शेड ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं पर ये वाली बैटमैन मूवी वार्म की तरफ थोड़ी सी ज्यादा इंक्लाइंड है, क्योंकि हम लोग जितने भी शॉट्स और जितने भी सीन्स देखते हैं गौथम के, वो हमें येलो कलर की फील देते हैं। और ये चीज एक बहुत ही ज्यादा वेलकम चेंज है जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। स्पीकिंग ऑफ गॉथम, इस पूरे ट्रेलर में जिस तरह से गॉथम को पोर्ट्रे किया गया है मैं उसका भी बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि बैटमैन बिना गॉथम के कुछ भी नहीं है। और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक बैटमैन मूवी में किस तरह से गॉथम शहर को दिखाया जाता है। खैर, तो इस ट्रेलर की शुरुआत एक कॉफी शॉप से होती है जहां पर रिडलर एक चेयर पे बैठा है, कॉफी वगैरह पीने की कोशिश कर रहा है। तभी वहां पर जीसीपीडी के कुछ लोग पहुंचते हैं और इन्हीं के साथ में हमारे जेम्स गॉर्डन भी है। अब इस मूवी की टाइमलाइन के हिसाब से बैटमैन को गॉथम में ऑपरेट करते हुए सिर्फ 2 ही साल हुए हैं, मतलब लोगों को पता है कि बैटमैन है इस दुनिया में, लेकिन इसके साथ ही साथ वो उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। और इसी टाइमलाइन के हिसाब से गॉर्डन जो है वो अभी तक कमिश्नर नहीं बने बल्कि एक लेफ्टिनेंट है। और इस वाले सीन में आप जिस पुलिस वाले को देख रहे हैं उसका नाम मैकेंजी बॉक है। डीसी कॉमिक्स में मैकेंजी बॉक एक काफी केपेबल ऑफिसर होता है और हमारे कमिश्नर गॉर्डन के रिटायर होने के बाद यही चीफ ऑफ पुलिस बनता है। फिर इसके बाद वाले सीन में हम एक बार फिर से गॉर्डन को देखते हैं जो बैट सिग्नल को लाइट अप कर रहे हैं और इनका रोल प्ले करने वाले हैं जेफरी राइट, मतलब हमारे वॉचर। यहाँ वाटू द वॉचर की आवाज इन्होंने ही दी थी। लेकिन यहाँ पर अगर आप बैट सिग्नल को थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये बैट सिग्नल एक्चुअली में बस ऐसी जुगाड़ से बनाया हुआ है, मतलब एक फ्लड लाइट को तोड़कर उसके ऊपर बैट सिग्नल लगाया गया है। और अगर आप इस ट्रेलर को थोड़ा सा आगे देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये बैट सिग्नल एक्चुअली में इस यूनिवर्स, मतलब इस मूवी के बैटमैन को लेकर एक बहुत ही बढ़िया सी आयरनी है, क्योंकि वो खुद भी इस फ्लड लाइट की तरह ब्रोकन है जिसने बैट को बस अपना लिया है। एंड दूसरी सबसे स्ट्राइकिंग चीज कि जिम गॉर्डन एक्चुअली में जीसीपीडी की छत पे खड़े होकर बैट सिग्नल को लाइट अप नहीं कर रहे, ये किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे खड़े हुए हैं, जो मुझे बताता है कि बैटमैन जीसीपीडी में बिल्कुल भी वेलकम नहीं है। लेकिन जब ने पुराना टीजर देखा था उसमें तो ये सब लोग मिलकर बैटमैन को रिडलर के क्लूज सॉल्व करने के लिए बुलाते हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से अब बैटमैन जीसीपीडी में नहीं जा सकता, और उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिर इसके बाद हमें पहली झलक देखने को मिलती है ये सफेद मुंह पे लेपा पोती करने वाले गैंग मेंबर्स की, और इन्हें हमने पहले ट्रेलर में भी देखा था, जिनको बैटमैन बहुत ही बुरी तरह से पेलता है। अब देखो बहुत क्लियरली इनको सबसे पहले देखते ही जोकर के गैंग मेंबर्स की याद आती है, लेकिन सिंस इस वाले यूनिवर्स में जोकर को एस्टैब्लिश किया ही नहीं गया है तो इस बात के बहुत कम चांसेस हैं कि जोकर से कनेक्टेड हो, और प्रोबेबली इस ट्रेन में किसी लड़की वड़की को छेड़ने के बाद इस ट्रेन से उतरेंगे, जिसके बाद इनका बैटमैन से सामना होगा। क्योंकि अगर आप इसके बाद वाले एक्शन सीन पे ध्यान दोगे जहां पर बैटमैन इन सारे गैंग मेंबर्स के काम डाल रहा है, तो वो किसी मेट्रो स्टेशन पे ही टेक प्लेस करता है। और हाँ, ये जो एक्टर है इसी डीसी के ही टाइटन्स नाम की टीवी शो जो अभी एयर हो रहा था उसमें टिम ड्रेक के रोल में कास्ट किया गया है, जो आगे जाके रॉबिन बनेगा। तो मे बी ऐसा हो सकता है, सिंस डीसी वाले मल्टीवर्स को सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस मूवी में इस यूनिवर्स में भी ये आगे जाकर रॉबिन बने। लेकिन यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि बैटमैन के सूट में कुछ ऐसे टेजर टाइप की चीज है जिसका इस्तेमाल करके वो इन सबको इलेक्ट्रिक्यूट कर रहा है। तो ये चीज भी प्रूव हो रही है कि ये वाला बैटमैन किसी को भी जान से मारना नहीं चाहता, जो बहुत कुछ बता देता है इस कैरेक्टर के बारे में। मतलब इस बैटमैन की साइकोलॉजी कुछ ऐसी है कि आपके हाथ पांव गुर्दा कलेजी थोबड़ा नाक वाक सब तोड़ देगा, लेकिन आपको जान से नहीं मारेगा। और अगर आप इसको बोलोगे ना कि भाई मेरे को जान से मार दे, तो बदले में आपको कहेगा कि
ऐसे कैसे? लेकिन इसके बाद वाला सीन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर हम बैटमैन को किसी प्रिजन टाइप की जगह पर किसी क्रिमिनल से मिलते हुए देख सकते हैं और हालांकि हमें उसकी शक्ल नहीं दिखाई गई, लेकिन ये बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा रिडलर है, जिसे स्टार्टिंग में जीसीपीडी वालों ने पकड़ लिया था। अब सबसे मजेदार बात यह है कि अगर आप इसकी शर्ट पे ध्यान दोगे तो यहाँ पर आर्कम स्टेट हॉस्पिटल लिखा हुआ है और सबको पता है कि डीसी कॉमिक्स में बैटमैन के यूनिवर्स में आर्कम असाइलम नाम की एक बहुत फेमस जगह एग्जिस्ट करती है जहां पर जितने भी ऐसे खिसकेल विलन्स हैं उन सब को एडमिट किया जाता है। लेकिन ये आर्कम स्टेट हॉस्पिटल थोड़ा सा डिफरेंट है और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपने ये जगह कहां पर देखी थी तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि जो थोड़े टाइम पहले जोकर मूवी आई थी ना, हॉकिन फीनिक्स वाली, उसमें एक्चुअली में आर्कम स्टेट हॉस्पिटल दिखाया गया था। तो क्या ये दोनों यूनिवर्स कनेक्टेड हो सकते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार बैटमैन रिडलर से यहाँ पर मिलने क्यों आया है? प्रोबेबली वो किसी केस के बारे में उससे कंसल्ट करना चाहता होगा, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि रिडलर ने कुछ ऐसा कांड किया है जिसे बैटमैन अकेले सॉल्व नहीं कर पा रहा और अब उसे उसी से उगलवाने की जरूरत है, क्योंकि कुछ देर बाद वो उससे कहता है कि व्हाट हैव यू डन। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि बंदा रिडलर नहीं है तो यहाँ रिफ्लेक्शन में साफ साफ दिख रहा है। फिर इसके बाद वाले सीन में हमें पहली झलक देखने को मिलती है सेलिना काइल की, कैटवुमन की। और अगर आप लोग सोच रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं कि ये एक्ट्रेस हमारे जेसन मोमोआ जो डीसी यूनिवर्स में एक्वामैन का रोल प्ले करते हैं उनकी बेटी है। तो मतलब बैटमैन का चक्कर चल रहा है एक्वामैन की बेटी से। लेकिन अगर आप इस वाले सीन को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये वही जगह है जहां से कमिश्नर गॉर्डन बैट सिग्नल को लाइट अप कर रहे थे, क्योंकि वो साइड में हमें बैट सिग्नल भी देखने को मिल सकता है। प्लस ये शॉट बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। इनफैक्ट इस मूवी के बहुत सारे ऐसे शॉट्स हैं जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। एंड इसके बाद वाले सीन में हमें पहली झलक देखने को मिलती है ऑस्वेल्ड कॉबलपॉट की, मतलब पेंगुइन की। लेकिन इसकी इंजरीज को देखकर आई एम गेसिंग कि ये वाला सीन एक्चुअली में उस पूरे कार चेज वाले सीन के बाद वाला होगा जो हमें इस ट्रेलर के एंड में देखने को मिलेगा। फिर इसके अगले सीन में हम एंडी सर्किस के अल्फ्रेड को देखते हैं जो बैटमैन से कहता है कि अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो कुछ भी नहीं बचेगा बेटा। लेकिन उसके बदले में ब्रूस उससे कहता है कि आई डोंट केयर व्हाट हैपेंस टू मी। एंड ये डायलॉग बैटमैन के बारे में बहुत कुछ बताता है जो आगे मेक सेंस करेगा। बट इसके बाद वाला सीन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर ब्रूस बीच में खड़ा है और उसके आसपास कुछ चीजें रखी हैं और कुछ लिखा हुआ है। अब एक एक करके इन सब चीजों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मिचेल पे ध्यान दोगे तो ये किसी भी लड़की का नाम नहीं है बल्कि डॉन मिचेल जूनियर की तरफ इशारा है, जिसे हमने पहले वाले टीजर में देखा था। ये वही बंदा है जिसे रिडलर ऐसे टेप लपेट के पेल देता है और ये गौतम शहर का मेयर था। एंड इसी के जस्ट ऊपर अगर आप देखोगे तो कोल्सन नाम लिखा हुआ है। नहीं, ये हमारे एजेंट्स ऑफ शील्ड वाले कोल्सन नहीं है, एक्चुअली में गौतम शहर का डीए कोल्सन है जिसे वो उस फ्यूनरल वाले सीन में रिडलर मुंह पे बॉम्ब बांध के भेज देता है और उसके भी काम डल चुके हैं। इसके बाद अगर आप तीसरे नाम पे ध्यान देंगे तो वहां पर सैवेज लिखा हुआ है और ये नाम गौतम के कमिश्नर पीट सैवेज का है, जिसका मतलब ये है कि रिडलर ने उनके भी काम डाल दिए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर रिन्यूअल इज ए लाई लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि गौतम शहर में कुछ नए रेनोवेशंस होने जा रहे हैं जो प्रोबेबली करप्शन से रिलेटेड है और रिडलर शायद उन्हीं चीजों को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है। फिर इसके बाद जो यहाँ पे साइड में सेंस ऑफ द फादर लिखा है, ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग सी चीज लगी। ये हो सकता है कि ब्रूस के पापा की तरफ इशारा कर रहा हो, क्योंकि कॉमिक बुक्स में ऐसा बहुत बार हो चुका है कि थॉमस वेन के कैरेक्टर के ऊपर उंगलियां उठाई गई हैं क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में बहुत सारी ऐसी चीजें करी थी जो क्राइम अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड थी। ऑल्दो बाद में पता लगता है कि उनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, लेकिन हाँ उनका उठना बैठना था उन लोग के साथ। फिर इसके बाद अगर इन फोटोज पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत ज्यादा क्लियर तो कुछ दिख नहीं रहा है, बस क्वेश्चन मार्क वगैरह बने हुए हैं जो रिडलर की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा ये जो थोड़ी सी डिजाइनिंग है ये मुझे कोर्ट ऑफ आउल्स से मिलती जुलती लगी। अब अगर आप लोग को नहीं पता कि कोर्ट ऑफ आउल्स क्या चीज है तो ये डीसी कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाले बैटमैन के बहुत ही फेमस विलन्स हैं जो गौतम शहर में बहुत पहले से, मतलब बाबा आदम के जमाने से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं। कि क्या करते हैं कि गौतम के पीछे जितनी भी चीजें होती हैं वो सब की सब यही लोग कंट्रोल करते हैं। ये नॉर्मल हाई सोसाइटी वाले सिटीजंस हैं जो अपने चेहरे पे उल्लू वाले मास्क लगा के घूमते हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में। और अगर इस मूवी में ये लोग सुमड़ी में कोर्ट ऑफ आउल्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो इससे बड़ा ट्विस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। ऑल्दो आई थिंक ये चीज थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो जाएगी और इससे ये अलग से मूवी में इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे। बट हु नोस, हो सकता है रिडलर कोर्ट ऑफ आउल्स को ही एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा हो। और इसके बाद वाले सीन में हम ब्रूस वेन को देख सकते हैं जिसकी आंखों के नीचे काजल लगा हुआ है, मतलब ये अभी भी बैटमैन बना है या बनने वाला है। और मुझे लगता है कि एक बहुत ही रियलिस्टिक सी चीज है क्योंकि हमने अभी तक किसी भी सुपर हीरो को मास्क पहनने से पहले ऐसे काला वाला काजल लगाते हुए नहीं देखा।
सबको करना चाहिए। एंड इसके बाद के कुछ सीन्स में हम बैटमैन को एक क्लब टाइप की जगह पे देख सकते हैं जो प्रोबेबली पेंगुइन का है। और आपकी एकदम बढ़िया सी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि कॉमिक बुक्स में पेंगुइन के पास एक मस्त सा क्लब होता है जिसका नाम है आइसबर्ग लाउंज। तो ये प्रोबेबली आइसबर्ग लाउंज होगा जहां पर बैटमैन पहुंचकर गुंडों को बस मारे दे रहा है। और ये पेंगुइन को मारने के लिए भी कुछ ऐसा औजार निकालता ही है कि तभी पेंगुइन बोल देता है कि रुक जाओ स्वीटहार्ट, जो हमें बताता है कि बैटमैन को और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। और इसके बाद वाले कुछ सीन्स में हम बैटमैन और कैटवुमन को एक साथ देख सकते हैं जहां पर ये बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है कि सलीना उसको रिझाने की कोशिश तो कर रही है लेकिन हमारा ब्रूस एकदम सख्त लौंडा है। स्पीकिंग ऑफ विच, ये पूरा का पूरा शॉट बहुत ब्यूटीफुल है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये कहां पर फिल्म हुआ है तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में हुआ है, जो मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज है एंड गॉथम को बहुत ही अच्छी तरह से जस्टिफाई कर रही है। फिर इसके बाद हम सलीना को उसी बिल्डिंग से जंप करता हुआ देखते हैं, लेकिन अगर आप इसके साइड में थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो कमिश्नर गॉर्डन और बैटमैन के बीच में कुछ ऐसे हाथापाई टाइप की चीज हो रही है जो मुझे लगता है कि सलीना की वजह से ही हो रही होगी। तो ऐसा हो सकता है कि या तो गॉर्डन इसको रोकने की कोशिश कर रहा था और बैटमैन गॉर्डन को रोक रहा है, या फिर बैटमैन सलीना को रोकने की कोशिश कर रहा था और गॉर्डन बैटमैन को रोक रहा है। फिर इसके बाद हम बैटमैन की एक बढ़िया सी सुपर हीरो लैंडिंग देखते हैं और उसके बाद आता है इस पूरे ट्रेलर का सबसे एपिक शॉट। वैसे तो इसमें बहुत सारे हैं लेकिन ये मुझे सबसे बेस्ट लगा, जहां पर बैटमैन एक अंधेरी सी गुफा सी जगह पर कई सारे गुंडों को पेले जा रहा है। वो उस पर शूट कर रहे हैं लेकिन बैटमैन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और इस सीन को देखकर मुझे स्टार वॉर्स रोग वन में वो डार्थ वेडर वाला जो पूरा सीन था उसकी वाइब्स आ गई। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये चीज हो कैसे रही है, इतने सारे लोग बैटमैन की छाती पे गोली मारे जा रहे हैं, अगर कोई एक बार उसके काउल या उसके मुंह को शूट कर देगा तो वो बहुत ही आसानी से उसे लग जाएगी। लेकिन इस चीज के पीछे का लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली बात तो इस पूरी जगह पे एकदम अंधेरा है और आप इमेजिन करके देखो कि एक ऐसी एंटिटी जिसे आपने पहले कभी भी नहीं देखा और उसके बारे में बस ये सुना है कि वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है, किसी को भी कभी भी आके मार सकता है, वो उसी कॉरिडोर में उसी अंधेरे में आपके साथियों के काम डाले जा रहा है और आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, आपके हाथ में गन है, तो आप अंदाजे से हड़बड़ाहट में उसकी चेस्ट पे शूट करोगे ना। उसके हेड पे एम करने के लिए आपको पहले उसका हेड दिखना भी तो चाहिए। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आखिरकार ब्रूस क्यों बचने की कोशिश नहीं कर रहे इन गोलियों से, तो देखो इस पूरी मूवी में जिस तरह से जो बैटमैन की साइकोलॉजी को एक्सप्लेन किया है, बहुत ही ज्यादा रॉ है, बहुत ही ज्यादा ग्रिटी है, पूरा टाइम गुस्से में रहता है, फ्रस्ट्रेटेड है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या हो, और अंट शंट ब्रूटैलिटी करता है। मतलब जो भी उसके हत्थे चढ़ेगा उसको जान से नहीं मारेगा, लेकिन उसे इतनी बुरी तरह से मारेगा कि वो विश करेगा कि उसे जान से मार दिया होता। लेकिन इसके बाद वाला सीन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर हम बैटमैन को एक बिल्डिंग के ऊपर से कूदता हुआ देख सकते हैं और उसके पीछे कुछ जीसीपीडी वाले ऑफिसर्स हैं। तो मेरे ख्याल से जीसीपीडी की ही बिल्डिंग होगी क्योंकि हमने पुराने वाले टीजर में देखा था कि बैटमैन जीसीपीडी में जाएगा जहां पर उसकी कुछ ऑफिसर्स वगैरह से झड़प होगी और फिर वो लोग उससे ही शूट करने लगेंगे। तो प्रोबेबली यहाँ से बैटमैन ऐसे बच के निकल रहा है। बट अगर आप इसे थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बैटमैन को ग्लाइड करने के लिए भी अपने केप को रेडी करना पड़ रहा है। उसकी कॉस्ट्यूम अभी इतनी ज्यादा परफेक्ट नहीं है कि वो कहीं से भी कूदे और इसे चमगादड़ जैसे उड़ लेगा। लेकिन इसके बाद हमें ब्रूस का एक बहुत ही एपिक लेवल का शॉट देखने को मिलता है जहां पर वो ऐसे धूल मिट्टी गंदगी वंदगी कीचड़ वीचड़ में कवर्ड है पूरी तरह से। मैं बस इतना ही बोलूंगा कि अगर बैटमैन की मम्मी होती ना तो बहुत नाराज होती। और इसके बाद हम रिडलर का शॉट देखते हैं जिसमें वो जो भी लोगों को मारता वारता है, मतलब उनकी किलिंग करता है, उनको लाइव स्ट्रीम कर देता है। एंड इसके नेक्स्ट सीन में हम ब्रूस की पीठ को देखते हैं जो पूरी तरह से कटी पटी है। और मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कर रहा हूं कि इतनी सारी इंजरीज ब्रूस को अपने सिर्फ दूसरे साल में हो गई है, तो ये चीज बताती है कि ब्रूस साइकोलॉजिकली कितना ज्यादा केयरफ्री टाइप का है। स्पीकिंग ऑफ इंजरीज, अगर आप इस वाले सीन को देखोगे तो यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि जितनी भी गोलियां बैटमैन को पड़ी हैं उन सब का असर हो रहा है क्योंकि उसके आर्मर पे क्लियरली हम बुलेट वुंड्स को देख सकते हैं। और ये ऐसे फ्लेयर वगैरह खोलकर कुछ लोगों को पानी में से गाइड करता हुआ ले जा रहा है। तो मतलब पूरी तरह से खिसकैट होने के बाद भी इसको लोगों से एलर्जी नहीं है जैसे दूसरे बैटमैन को हुआ करती थी। और फिर आता है इस ट्रेलर का लास्ट सीन जहां पर पेंगुइन और बैटमैन की हम उसी कार चेज को देख सकते हैं जिसमें पेंगुइन को ऐसा लगता है कि उसने बैटमैन को मार दिया, लेकिन फिर वो ऐसे आग में से गाड़ी उचका के लाता है, पेंगुइन को पीछे से ठोकता है और उसको गिराने के बाद वो ऐसे आग में से निकल के आता है, उसका दुपट्टा ऐसे हवा में लहराता हुआ और पेंगुइन की हवा निकल जाती है उसको देखते ही। तो कुल मिला के बैटमैन का ट्रेलर बहुत ही ज्यादा धमाकेदार, बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग था और मुझे याद भी नहीं है कि मैंने आखिरी बार इतना अच्छा ट्रेलर कब देखा था। लेकिन इसके साथ ही मूवी की हाइप तो बिल्डअप करता ही है, बट मूवी के बारे में कोई भी ऐसे स्ट्राइकिंग डिटेल नहीं बताता। अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ
कि ऑसवेल्ड कॉबलपॉट का रोल प्ले करने वाले कॉलिन फेरल ने ये बात क्लियरली बताई थी कि उनका रोल टोटल 15-20 मिनट से ज्यादा का नहीं है। मतलब वो इस मूवी का मेन विलन तो है ही नहीं, और इस ट्रेलर में पेंगुइन को ही सबसे ज्यादा दिखाया गया है, जो ये चीज भी बताता है कि इस ट्रेलर ने कितना ज्यादा मिसलीड किया है और हमें कुछ भी नहीं बताया कि मूवी में क्या होगा। और आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज मुझे मूवी को लेकर और भी ज्यादा एक्साइटेड कर देती है, क्योंकि मूवी में देखने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। मुझे पता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी इस ट्रेलर में हैं और मैंने नहीं बताई हैं, एंड वो जो भी चीजें हैं वो सब की सब आप मुझसे इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालकर पूछ सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट्स में ही पूछ लेना, जो भी है सब पूछ लो, तो करेंगे कवर उनको भी। और अगर बाय एनी चांस ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। फिर कॉमिक बस पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, वो नीचे वाला बटन लाल से ग्रे बना दो। और अगर मेरी ये टी शर्ट अच्छी लग रही है तो thecomicverse.com पे जाओ एंड गो चेक आउट शॉप अवे, जो करना है कर लो। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम। तैयार होके भंडारे में गया था, अंदर गया तो हलवा खत्म, और बाहर आया तो चप्पल गायब।